नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की उस गली में चलेंगे जहां भारत की तकदीर का एक तरह से फैसला हो रहा था। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी के आखिरी और 19वीं सदी के शुरुआती सालों की और उस महाशक्ति की जो मुगलों के बाद हिंदुस्तान पर राज कर रही थी, मराठा साम्राज्य। और कैसे सिर्फ 40-45 सालों के अंदर ये ताकत बिखर गई। हाँ, ये कहानी है 3 एंग्लो मराठा युद्धों की जो 1775 से 1818 के बीच लड़े गए। लेकिन ये सिर्फ तोपों और तलवारों की कहानी नहीं है। नहीं, ये सत्ता की भूख, आपसी फूट और ऐसी गलतियों की कहानी है जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। तो चलिए सियासी शतरंज की बिसात को जरा गहराई से समझते हैं, जहां हर चाल भारत के भविष्य को बदल रही थी। बिल्कुल सही कहा। और इस कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं 1761 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में। उस हार ने मराठों को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि उन्होंने खुद को बड़ी तेजी से दोबारा खड़ा भी तो कर लिया गा। हाँ, वो तो किया, लेकिन उस हार ने एक चीज हमेशा के लिए बदल दी, उनकी अंदरूनी एकता। मराठा सरदारों में जो आपसी फूट और पेशवा बनने की होड़ शुरू हुई, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मौका दे दिया जिसकी वो ताक में बैठे थे। तो हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि ऐसा क्यों हुआ। जी। तो कहानी शुरू करने के लिए हमें पेशवा पद को समझना होगा। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में पेशवा का मतलब था प्रधानमंत्री। ये सबसे अहम पद था। जी। और छत्रपति शाहू के समय में बालाजी विश्वनाथ के साथ 1713 में ये पद पुश्तैनी हो गया, मतलब बाप के बाद बेटा पेशवा बनेगा। अच्छा। उनके बेटे बाजीराव प्रथम, जिन्हें शायद सबसे महान पेशवा माना जाता है, वो 1720 से 1740 तक गद्दी पर रहे। और उन्होंने ही मराठा परिसंघ की नींव रखी थी, है ना, मराठा कॉन्फेडरेसी। बिल्कुल, उन्होंने ही समझा कि इतने बड़े साम्राज्य को अकेले पुणे से नहीं चलाया जा सकता। और ये परिसंघ सभी में बहुत जरूरी है क्योंकि यही आगे चलकर मराठों की ताकत भी बना और कमजोरी भी। हाँ, इसमें 5 बड़े मराठा परिवार थे। बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, और इन सब के मुखिया पूना के पेशवा। एकदम, ये सब नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि इन्हीं की आपसी खींचतान पूरी कहानी का केंद्र है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 1761 में पानीपत की लड़ाई एक भयानक मोड़ था। हाँ, उस सदमे से तो पेशवा बालाजी बाजीराव की भी मौत हो गई थी। जी, उन्होंने उस लड़ाई में अपने बेटे विश्वासराव और चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को खो दिया था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और 6 महीने में ही चल बसे। और यहीं से घर के अंदर की लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल। बालाजी बाजीराव के बाद उनके छोटे बेटे माधवराव प्रथम सिर्फ 16 साल की उम्र में पेशवा बने। और कमाल की बात यह है कि वो एक बेहतरीन शासक साबित हुए। हाँ, उन्होंने मराठा ताकत को फिर से जमा किया। लेकिन उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा थे उनके अपने चाचा रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहते हैं। अच्छा, ये वही राघोबा हैं जिनकी नजर हमेशा से पेशवा की गद्दी पर थी। जी, उनकी साजिशें इतनी बढ़ गईं कि आखिरकार माधवराव को उन्हें घर में ही नजरबंद करना पड़ा। लेकिन फिर कहानी में वो उछाल आया 1772 में। हाँ, जब सिर्फ 27 साल की उम्र में टीबी से माधवराव की मौत हो गई। मराठा इतिहास में से एक घातक झटका कहा जाता है। एक बहुत ही काबिल लीडर चला गया था। उनके बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने और उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपने चाचा रघुनाथ राव को रिहा कर दिया। ये तो किसी राजमहल की साजिश वाली कहानी लगती है। और रघुनाथ राव ने यही किया। 1773 में उसने अपने ही 18 साल के भतीजे पेशवा नारायण राव की हत्या करवा दी। जी, भाड़े के सैनिकों से, और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उसे लगा कि वो जीत गया, लेकिन असल में उसने मराठा साम्राज्य के ताबूत में पहली कील ठोक दी थी। उसने अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोल दिया था। बिल्कुल, उसने मदद के लिए जो हाथ पकड़ा वो हाथ ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और यहीं से पहले एंग्लो मराठा युद्ध की जमीन तैयार होती है। तो नारायण राव की हत्या के बाद पूना में माहौल गर्मा गया होगा। बहुत ज्यादा। 1774 में नारायण राव की विधवा पत्नी गंगाबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, सवाई माधवराव, जो कानूनन अगला पेशवा था। और तब नाना फडणवीस जैसे चतुर मंत्री ने मोर्चा संभाला। जी, उन्होंने महादजी शिंदे और तुकोजी होलकर जैसे बड़े सरदारों को साथ लेकर एक बार भाई काउंसिल बनाई, जिसका एक ही मकसद था इस नन्हे बच्चे को पेशवा की गद्दी पर बिठाना और रघुनाथ राव को दूर रखना। सत्ता हाथ से फिसलती देख रघुनाथ राव बौखला गया। 1775 में वो भागा भागा बॉम्बे में अंग्रेजों के पास पहुंचा और सूरत की संधि पर दस्तखत कर दिए। अच्छा, ये थी सूरत की संधि। हाँ, उसने कहा, आप मुझे पेशवा बनवा दो, बदले में मैं आपको सालसेट
और बेसिन के बड़े इलाके और सूरत भरूच का राजस्व दूंगा। अंग्रेजों को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब कलकत्ता में बैठे अंग्रेज कुछ और कह रहे हैं और बंबई वाले कुछ और कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रहे हैं। उस वक्त कंपनी में भी सत्ता के दो केंद्र थे। कलकत्ता में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बैठा था, जो खुद को बॉस समझता था। तो उसने संधि को नहीं माना? नहीं, उसने बंबई सरकार के इस कदम को गैर कानूनी बताया और सूरत की संधि को रद्द कर दिया। उसने 1776 में अपनी तरफ से एक नई संधि की, पुरंदर की संधि। अच्छा, एक और संधि? जी, इसमें तय हुआ कि अंग्रेज नन्हे सवाई माधवराव को ही पेशवा मानेंगे और रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे। तो फिर लड़ाई शुरू कैसे हुई जब कलकत्ता ने मामला सुलझा ही दिया था? क्योंकि बंबई की सरकार ने कलकत्ता का आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। वो रघुनाथ राव को पनाह देते रहे। और मामला तब और बिगड़ा जब 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को एक बंदरगाह दे दिया। बिल्कुल, वो अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। बस अंग्रेजों को बहाना मिल गया और उन्होंने पुणे पर चढ़ाई कर दी। लेकिन इस बार पासा पलट गया। मराठों ने, खासकर महादजी शिंदे की अगुवाई में, कमाल की रणनीति अपनाई। हाँ, उन्होंने अंग्रेजी सेना को तलेगांव के पास पहाड़ी घाटियों में फंसा लिया और फिर उन्होंने वो किया जिसे स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहते हैं। मतलब दुश्मन के रास्ते में आने वाले सारे खेत जला दिए, सारे कुओं में जहर मिला दिया। जी, अंग्रेजों की रसद बंद हो गए और उन्हें जनवरी 1779 में वडगांव में एक शर्मनाक सरेंडर करना पड़ा। तो वडगांव की संधि हुई। हाँ, जो अंग्रेजों के लिए एक बड़ी बेइज्जती थी। उन्हें 1775 के बाद जीते हुए सारे इलाके वापस करने पड़े। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे भी नहीं माना। उसने इस संधि को भी फाड़कर फेंक दिया। उसने कहा ये लड़ाई अब इज्जत की है। और फिर अंग्रेजों ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर हमला बोला। जी, एक तरफ कर्नल गुरार्ड की सेना ने 1779 में अहमदाबाद और 1780 में बेसिन पर कब्जा किया। और दूसरी तरफ कैप्टन पोफम ने ग्वालियर का किला जीत लिया, जो अजय माना जाता था। हाँ, ये महादजी शिंदे जैसे सबसे शक्तिशाली सरदार को भी सीधी चुनौती थी। ये एक चौतरफा हमला था। इस लड़ाई का अंत कैसे हुआ फिर? ये लड़ाई कई साल चली और दोनों पक्ष थक चुके थे। आखिरकार महादजी शिंदे ने बीच बचाव किया और मई 1782 में सालबाई की संधि हुई। ये एक तरह का समझौता था। हाँ, एक समझौता। अंग्रेजों ने सालसेट को अपने पास रखा, लेकिन बाकी इलाके मराठों को लौटा दिए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रघुनाथ राव का साथ हमेशा के लिए छोड़ने का वादा किया। तो इस संधि ने अगले 20 सालों के लिए शांति कायम कर दी। जी, 20 साल तक शांति रही। लेकिन क्या ये वाकई शांति थी या बस एक लंबे तूफान से पहले की खामोशी? बिल्कुल, ये तूफान से पहले की खामोशी ही थी। और इस तूफान की पटकथा लिखी गई 1795 में, जब युवा पेशवा सवाई माधवराव ने पुणे के शनिवार वाड़ा से कूदकर आत्महत्या कर ली। अरे! और इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? और डरपोक शासक था। और फिर 1800 में नाना फडणवीस की भी मौत हो गई। जी, नाना की मौत के साथ ही मराठा सरदारों को बांध कर रखने वाली आखिरी कड़ी भी टूट गई। और फिर ये सरदार आपस में लड़ने लगे। बुरी तरह से। खासकर इंदौर के जसवंत राव होलकर और ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया के बीच दुश्मनी चरम पर थी। और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया का पक्ष लिया। हाँ, और अप्रैल 1801 में एक भयानक गलती कर बैठा। उसने जसवंतराव होलकर के भाई विठू जी को पुणे में हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मरवा दिया। ये तो सीधी सीधी दुश्मनी मोल लेना हुआ। होलकर जैसा ताकतवर सरदार इसे कैसे बर्दाश्त करता? उसने बर्दाश्त नहीं किया, उसने बदला लेने की ठानी। 25 अक्टूबर 1802 को जसवंतराव होलकर ने पुणे के पास हड़पसर में पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली फौज को बुरी तरह हराया और पुणे पर कब्जा कर लिया। जी, और डरपोक बाजीराव द्वितीय में क्या किया? उसने वही किया जो उसके पिता ने किया था। वो भागकर अंग्रेजों की शरण में चला गया। 31 दिसंबर 1802 को उसने बेसिन में अंग्रेजों के साथ उसको ख्यात बेसिन की संधि पर दस्तखत किए। ये एक सहायक संधि थी, सब्सिडरी अलायंस। हाँ, ये सहायक संधि सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई मदद कर रहा हो। इसका असली मतलब क्या था? असल में ये एक मीठा जहर था। इसका मतलब था कि अंग्रेज आपकी रक्षा के लिए अपनी सेना आपके राज्य में रखेंगे, लेकिन उस सेना का सारा खर्च आपको ही उठाना होगा। अच्छा। वो आपकी विदेश नीति तय करेंगे, मतलब आप किससे दोस्ती करेंगे और किससे दुश्मनी, ये भी वो बताएंगे।
और तो और पेशवा को 26 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले इलाके भी अंग्रेजों को सौंपने पड़े। सीधे शब्दों में ये अपनी आजादी को किश्तों में बेचने जैसा था। बिल्कुल। बाजीराव द्वितीय ने अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरे मराठा साम्राज्य की संप्रभुता को गिरवी रख दिया था। जाहिर है दूसरे मराठा सरदारों जैसे सिंधिया और भोंसले को यह बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे मराठा आन बान और शान पर हमला माना। उन्होंने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यों क्या हुआ? अंग्रेजों की सेना ज्यादा अनुशासित और संगठित थी। उन्होंने सिंधिया और भोंसले दोनों को अलग अलग लड़ाइयों में हराया और उन्हें भी सहायक संधियां स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। और जसवंत राव होलकर? 1804 में जसवंतराव होलकर ने भी अकेले लड़ने की कोशिश की, पर वो भी नाकाम रहे। इस दूसरे युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य मतलब नाम के लिए आजाद रह गया था। असल बागडोर अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी। तो 2 युद्धों के बाद मराठा शक्ति लगभग बिखर चुकी थी। क्या उनके पास एक आखिरी लड़ाई लड़ने की भी हिम्मत बची थी? ये आखिरी कोशिश थी, लेकिन एक हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश। तीसरे और आखिरी युद्ध का मंच तैयार किया नए गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। वो तो भारत में ब्रिटिश हुकूमत को सर्वोच्च बनाना चाहता था। जी, उसे एक बहाना चाहिए था और वो बहाना मिला पिंडारियों के रूप में। ये पिंडारी कौन थे? पिंडारी एक तरह के भाड़े के लड़ाके थे जो पहले मराठा सेनाओं के साथ मिलकर लूटपाट करते थे, लेकिन जब मराठा सरदार कमजोर पड़ गए तो ये पिंडारी बेलगाम हो गए और कंपनी के इलाकों में भी लूटपाट करने लगे। हाँ, अंग्रेजों ने मराठाओं पर पिंडारियों को पनाह देने का आरोप लगाया और 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया। और मराठाओं ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना। जी, उन्हें लगा कि पिंडारियों के बहाने अंग्रेज उनकी बची कुची ताकत को भी खत्म करना चाहते हैं। ऊपर से जून 1817 में पेशवा पर जबरदस्ती थोपी गई पूना की संधि ने आग में घी का काम किया। तो बाजीराव द्वितीय ने 1817 में आखिरी बार सभी मराठा सरदारों को एकजुट करने की कोशिश की। हाँ, एक आखिरी कोशिश। तो आखिरी टकराव हुआ। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत जल्दी सामने आ गया। पेशवा ने पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला किया। नागपुर के अप्पा साहेब भोंसले ने वहां हमला बोला। होलकर की सेना भी मैदान में उतरी। लेकिन ये सब बिखरी हुई कोशिशें थीं। जी, पेशवा को खड़की की लड़ाई में हार मिली, भोंसले को सिताबल्दी में और होलकर को महिदपुर में। एक के बाद एक सारी मराठा सेनाएं हार गईं। और बाजीराव द्वितीय का क्या हुआ? वो कुछ महीने तक भागता रहा, लेकिन आखिरकार जून 1818 में उसने सरेंडर कर दिया। इससे पहले ही नवंबर 1817 में सिंधिया और जनवरी 1818 में होलकर के साथ भी अलग अलग संधियां हो चुकी थीं। और इस हार के साथ ही मराठा साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। जी, इसके परिणाम बहुत साफ थे। मराठा परिसंघ को हमेशा के लिए भंग कर दिया गया। पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। हाँ, और शिवाजी के वंशज के लिए सतारा की एक छोटी सी रियासत बना दी गई। और इन सब का सबसे बड़ा नतीजा ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरे भारत में सर्वोच्च शक्ति थी। उसके सामने अब कोई चुनौती नहीं बची थी। तो इन 3 युद्धों की कहानी से एक बात तो साफ है, मराठों की हार सिर्फ अंग्रेजों की सैन्य ताकत की वजह से नहीं हुई। असल वजह तो ये थी कि वे आपस में ही लड़ रहे थे। बिल्कुल। एक पेशवा का चाचा सत्ता के लिए भतीजे को मरवा रहा है, दूसरा पेशवा एक सरदार के भाई को मरवाकर दुश्मनी मोल ले रहा है। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजों से मदद मांग रहे थे। और अंग्रेजी सी मौके की ताक में थे। उन्होंने इस फूट का पूरा फायदा उठाया। जी बिल्कुल। इस कहानी को अक्सर ब्रिटिश विजय के रूप में बताया जाता है, लेकिन संधियों के विवरण, अंदरूनी विश्वासघात और बदलती वफादारियों को देखते हुए एक सवाल उठता है। क्या मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों ने जीता था, या ये अंदर से इतना खोखला हो चुका था कि खुद ही ढह गया और अंग्रेजों ने बस बिखरे हुए टुकड़ों को समेट लिया? एक दिलचस्प सवाल है। इस कहानी में सहयोगी, प्रतिद्वंदी और कठपुतली के बीच की रेखाएं लगातार धुंधली होती दिखती हैं। ये किसी भी युग में ताकत के बदलाव को देखते समय सोचने वाली बात है।